हेलो बच्चों, मैं रज़ी अख्तर। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग न्यू चैप्टर और इसे कहते हो, ये 12th क्लास है बच्चों, इसे कहते हैं आप कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में क्या क्या आता है? अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, मेन 3 है ये। लेकिन हम लोग जो स्टडी करेंगे जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है सभी को, जैसे अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिडामाइड, एनहाइड्राइड, ये सबको एक साथ स्टडी करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें ज़्यादातर बच्चों को डाउट होता है, इसीलिए इसको हम लोग न्यू वे में पढ़ेंगे, न्यू स्टाइल में पढ़ेंगे। अगर आपने पूरी वीडियो, जितनी भी वीडियो इस पर बनेगी, देख लिया तो गारंटी है कि आप ये चैप्टर आप सीख जाओगे। और अगर आपने ये चैप्टर को कंट्रोल कर लिया तो इसके आगे पीछे के सारे चैप्टर खुद ही कंट्रोल हो जाएंगे इसके इंडक्टिव फैक्ट से। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम डिफरेंट वे में पढ़ेंगे, जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे थोड़ा हट के पढ़ेंगे। तो आप इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, नोट्स बनाना। ठीक है बच्चों, तो विल स्टार्ट विथ कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड सवाल यह है कि कार्बन कंपाउंड आप किसे कहते हो। देखो बच्चों, वैसा कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, वैसा कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, दैट आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। तो आप देखिए, ये जो कार्बन है इसको आप कहें कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। अब आपसे एक सवाल पूछेगा, खासकर नीट वाले बच्चे, कि बताइए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बोनिल कार्बन। क्या बोलोगे? बोलो। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बोनिल कार्बन, इतना ही पूछेगा, तो क्या आप बोलेंगे आप? तो जरा देखिए, इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है बच्चों? तो 1 2 3। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3। तो क्या बोलेंगे हाइब्रिडेशन स्टेट? sp2। 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2। 4 के लिए क्या होता है? sp3। 2 के लिए क्या होता है? sp। ये इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, आईडी मेंस वालों से पूछेगा कि ये जो आपके पास है ये क्या है, तो आप कहेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन है। अच्छा, अब आपसे पूछेगा कि बता जरा इसका हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा। व्हाट विल बी द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन? कार्बोनिल ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन स्टेट बताइए, बोलिए, जल्दी बोलो भाई, हिम्मत है तो बोलो। तो देखो, इसके पास क्या है? 2 लोन पेयर और 1 सिग्मा बॉन्ड है। तो आप जानते हो, अगर किसी के पास 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर हो तो उसका भी हाइब्रिडेशन स्टेट sp2 होता है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो कार्बन कंपाउंड में कार्बन कार्बन एंड कार्बन ऑक्सीजन दोनों का हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है? sp2। कार्बन कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, जबकि ऑक्सीजन के पास 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर। तो सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर को अगर आप मिला दोगे तो ये हाइब्रिडेशन आपको बता देगा। ठीक है, अब आप बताइए कि कितने कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। तो सबसे पहला नंबर आया अल्डिहाइड का, अल्डिहाइड्स, ये आ गया आपका C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चे? कीटोन, कीटोन, तो ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये भी आपके पास कार्बन कंपाउंड। तीसरा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड आपके पास है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको आप लिखते हो वेकेंट बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये थर्ड हुआ जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप आपको दिख रहा है। अच्छा, फोर्थ क्या होगा बच्चे? तो इसको हम कहते हैं एसिड क्लोराइड। क्या कहते हैं? एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड क्या होता है? वेकेंट बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCl। तो दिस इज कॉल्ड एसिड क्लोराइड। ये फोर्थ हुआ। अच्छा, फिफ्थ क्या होगा?
एसिड अमाइड, ये आपका फिफ्थ है। एसिड अमाइड क्या होता है? वीकेंड बॉन्ड C डबल बॉन्ड ONH2, ये कहलाएगा एसिड अमाइड। सिक्स पोजीशन पे आपके पास है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, जिसको आप एस्टर कहते हो दोस्तों, C डबल बॉन्ड OR, ये एस्टर फंक्शन ग्रुप हो गया। अच्छा, सेवेंथ एंड लास्ट वन इज एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ये क्या होता है? तो लेट्स सी, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये होगा आपका एसिड एनहाइड्राइड फंक्शन ग्रुप। तो आप देखिए इसके पास भी CO ग्रुप है, इसके पास भी CO ग्रुप, इसके पास भी CO ग्रुप, और इससे पहले जो आपने देखा ना उन सबके पास CO ग्रुप है। तो जिसके पास भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, इसको आप कार्बन ग्रुप कहते हैं, वो कार्बन कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, तो टोटल आपके पास 7 हो गया। अब हमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें डिस्कशन करना है वो ये है कि इनको हमने क्लासीफाई किया इन 2 कैटेगरी। ठीक है, हो सकता है ये आपको आपकी किताब में नहीं मिले, मैंने आपको बोला है कि थोड़ा डिफरेंट वे में हम पढ़ेंगे क्योंकि ये मुश्किल है, और मुश्किल को आसान करने के लिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी में हमने यहाँ पे तब्दीली किया है बच्चों। तो देखिए, हम लोग लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो फॉर योर का इंफॉर्मेशन बच्चों, कार्बन कंपाउंड को हमने 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। तो देखिए कौन कौन सा कार्बन कंपाउंड को हमने 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। एक को आप कहते हो प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, जो पहला है दैट इज कॉल्ड प्योर कार्बन कंपाउंड। प्योर कार्बन कंपाउंड आप किसे कहेंगे बच्चों? तो मान लीजिए आपके पास जो कार्बोनिल कार्बन है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सीड कर जाए किसे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X एंड Y दोनों से। अब कहोगे एक्स वाई क्या है? तो देखिए ये आपके पास C डबल बॉन्ड O है, इसको X मान लो और इसको Y मान लो। ये आपके पास कार्बोनिल कार्बन है। तो अगर इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इससे जुड़ा हुआ जो भी एटम होगा उसको X मान लिया हमने, और यहाँ जुड़ा हुआ जो भी एटम होगा उसे Y मान लें, तो X और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन कार्बन से कम होनी चाहिए नहीं, या कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X एंड Y से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो कंपाउंड आपका प्योर कहलाएगा। दूसरा है बच्चों दैट इज कॉल्ड इम्प्योर कार्बन कंपाउंड। सेकेंड वन इज इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। तो लेट्स सी, इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स। आप इम्प्योर कार्बन कंपाउंड किसे कहोगे भी? तो कहा गया कि अगर, ध्यान से सुनो, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन कार्बन, और Y के एक्सीड कर जाए कार्बन कार्बन से, और X एंड Y दोनों के एक्सीड कर जाए कार्बन कार्बन से, या तो X एक्सीड कर जाए या तो Y से एक्सीड कर जाए या दोनों से एक्सीड कर जाए, तो आप उसे कह दोगे कि कंपाउंड आपका इम्प्योर कार्बन कंपाउंड है। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप जनरली कहीं और नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि ये हमारा अपना बनाया हुआ है नहीं, और इस बेस पे देखना आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है, तो प्योर कार्बन कंपाउंड, और इसे कहते हैं आप इम्प्योर कार्बन कंपाउंड। तो प्योर कार्बन कंपाउंड वो होगा जिसमें कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनसे जुड़े हुए 2 एटम हैं, इस कार्बन जुड़े हुए X एंड Y दोनों से एक्सीड कर जाए या बराबर हो, ये भी कह सकते हैं। और इम्प्योर कार्बन कंपाउंड आप उन्हें कहेंगे जिसमें X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
कार्बन कार्बन से ज़्यादा हो या Y की ज़्यादा हो या दोनों की ज़्यादा हो तो आप उसे कहते हैं इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। अब आपको पहचानना है कि कौन सा कंपाउंड प्योर है कौन सा इम्प्योर है। देखिए पहला हमने एग्जाम्पल लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OH, आप पहचानो इसे प्योर कहोगे या इम्प्योर, बताइए क्या कहेंगे बच्चे। अल्डिहाइड है आपके पास, कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ, एक कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन है, तो आप देखिए ये कार्बन कार्बन है भाई, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से तो ज़्यादा होती ही है, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से भी ज़्यादा होगी। क्यों 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 क्योंकि ये sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्डिहाइड को आप क्या बोलोगे, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। तो अल्डिहाइड आ गया आपका बच्चे प्योर कार्बन कंपाउंड। व्हाट अबाउट कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, आप बताइए इसे क्या कहोगे। तो अगेन देखिए बच्चों, ये दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सीड कर लेस एज कंपेयर टू व्हाट, कार्बन कार्बन, तो इसे भी क्या बोलोगे आप, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। थर्ड नंबर पे एसिड क्लोराइड आ गया। जैसे देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये आपके पास एसिड क्लोराइड है। जरा ध्यान से सोचो और बताओ कि ये आपका प्योर है या इम्प्योर है। सोचिए प्योर है या इम्प्योर है। तो आप देखो बच्चे, हेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन कार्बन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, आप जानते हो, बचपन से पढ़े हो भाई। तो दैट मीन्स कि आपका ये जो कंपाउंड होगा दैट इज व्हाट, आप इसे बोलेंगे इम्प्योर क्या, कार्बोनिल कंपाउंड। गेटिंग और नॉट, तो आप इसे बोलेंगे इम्प्योर कार्बन कंपाउंड। आइए बच्चे फोर्थ वन, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा फंक्शन ग्रुप है बताओ, बताइए कौन सा फंक्शन ग्रुप है ये, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, एसिड, बोलिए एसिड अमाइड। तो दिस इज व्हाट, एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। अब आप बताओ क्या बोलोगे उसको, प्योर या इम्प्योर, आप इसे प्योर बोलोगे इम्प्योर बोलोगे, इम्प्योर बोलेंगे। क्यों क्यों बोलेंगे इसको इम्प्योर, तो आप कहेंगे बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन कार्बन। हियर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन कार्बन से ज्यादा है, तो आप इसे क्या बोलोगे बच्चे, ये कंपाउंड आपका कैसा है, इम्प्योर। ठीक है, तो अल्डिहाइड कैसा है, प्योर, कीटोन कैसा है, प्योर, एसिड क्लोराइड कैसा है, बोलो इम्प्योर, एसिड अमाइड कैसा है, इम्प्योर। ठीक है, अब आइए बच्चे, नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप आपके पास है जिसका नाम है ईस्टर, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। ये देखिए, क्या आप इसकी नेमिंग कर सकते हो, तो यस, कॉमन नेम है इसका मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। अब आप बताओ, जल्दी से बताओ क्या है ये, प्योर है या इम्प्योर है, सोचिए प्योर है या इम्प्योर है, क्या है, तो आप कहेंगे बच्चे ये इम्प्योर है। वेरी गुड, वाई 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 वाई, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन कार्बन, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, और आपको बताया गया है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर दोनों में किसी एक से कम हो जाए तो आप उसे इम्प्योर बोल देंगे। तो दैट्स व्हाई योर ईस्टर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड आपका इम्प्योर बना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये फंक्शन ग्रुप है, कोई बताएगा, कोई बच्चा बताएगा कि इस फंक्शन ग्रुप को क्या कहते हैं, बताइए। तो
आप कहोगे कि इसको हम लोग एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं, ये तो कहते हो, ठीक है। अब आप बताइए प्योर है या इम्प्योर है? आप इसे प्योर या इम्प्योर कहोगे? तो कहोगे नहीं सर ये तो इम्प्योर है। कैसे? कोई लॉजिक रीजन है आपके पास? कहोगे यस, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन कार्बन। तो ये भी और ये भी किसी एक का कंपेयर कर लो, आप किसी एक को कंपेयर करो और देख लो, तो ये आपका इम्प्योर कार्बन कंपाउंड आ गया। तो आई होप आप ये पता कर पाओगे कि कौन सा कार्बन कंपाउंड प्योर है और कौन सा इम्प्योर है। तो प्यारे बच्चों, अब इस क्लासिफिकेशन का आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, और अगर आपने क्लासिफाई किया है तो किसी पर्पस के तहत क्या होगा, कुछ फ़ायदा आप उठाना चाह रहे होगे। तो देखो बच्चों, क्या है इसका मेन पर्पस, जरा देखिए। अगर आपके पास प्योर कार्बन कंपाउंड है, देखो प्योर कार्बन कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड आपके पास दो हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका अल्डिहाइड और दूसरा आपके पास है कीटोन, कीटोन्स। ये दो प्योर है। अच्छा, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी? केमिकल रिएक्शन। भाई आप किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को दो तरीके से हम स्टडी करते हैं। एक तो रट डालते हैं सुबह सुबह उठ के पानी पी के, ठीक है, और दूसरा है विथ मैकेनिज्म, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसको कैरिड आउट करें। अब आप देखिए, अगर आप विथ मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट के बेस पे करोगे तो आप 1000 क्वेश्चन बना लो, आपको टेंशन नहीं होगी, आपको घबराहट नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर उस 1000 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन रटोगे तो पसीने छूट जाएंगे, ठीक है। और गारंटी भी नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो 3 आवर्स के खतरनाक प्रेशर होते हैं उसमें 100 क्वेश्चन जो आप रट के गए हो वो सही में आपको 4 मार्क्स दिला सके या मार्क्स दिला सके, तो ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रट के पढ़ते हो तो आप नुकसान में होगे, आपको नुकसान होने वाला है, प्लस ये कि नॉलेज भी आपका नहीं बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है कि इनके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पहले से प्लानिंग करनी है कि ये अगर केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा तो इनके साथ क्या होगा और इस पर क्या होगा, सारा कुछ हम पहले से प्लान कर लेंगे। तो कहा गया इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आप लिखेंगे, देखो बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट है इनका मोड ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। क्या मतलब ये है बच्चे कि अगर प्योर कार्बन कंपाउंड किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो रिएक्शन में होता क्या है? रिएक्शन में बॉन्ड टूटता है, रिएक्शन में बॉन्ड बनता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, नए कंपाउंड बनते हैं, नई प्रॉपर्टी डेवलप होती है, ठीक है। तो अगर हम प्योर कार्बन कंपाउंड को किसी भी रिएक्शन में अगर इन्वॉल्व करें तो इनका बॉन्ड कैसे टूटेगा ये हम प्योर के लिए देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास कार्बन कंपाउंड प्योर है तो इसका बॉन्ड आप इस वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए। जब आप इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा CO पे माइनस और इस C पे क्या मिलेगा, प्लस। कोई डाउट नहीं। अब कहोगे ऐसे ही क्यों ब्रेक किया? तो सबसे पहले हमने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, नो प्रॉब्लम। और चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन कार्बन से ज्यादा होती है बच्चों, तो जब भी बॉन्ड टूटेगा, स्पेशली फॉर हेटेरोलिटिकल बॉन्ड डिसोसिएशन, तो चार्ज उनके पास, नेगेटिव चार्ज उनके पास जाएगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन पे डेवलप हुआ, ऑक्सीजन ने एक्वायर किया नेगेटिव चार्ज और कार्बन ने एक्वायर किया पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात बताइए, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हो? तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक, आप सेंटर कह सकते हो। तो कार्बोनिल कार्बन
अल्डिहाइड के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना, और ये जो आप ऑक्सीजन देख रहे हैं बच्चे, इसका ऑक्टेट पूरा है, देखिए, तो आप इसे बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये है कि अल्डिहाइड एंड कीटोन, प्योर कार्बन कंपाउंड को के पाई बॉन्ड को ब्रेक करके आप उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर डेवलप कर लोगे, ठीक है। सिमिलरली इफ यू हैव कीटोन, तो कीटोन इज आल्सो प्योर कार्बन कंपाउंड। तो प्योर का बॉन्ड कैसे तोड़ते हैं बच्चे? ऐसे 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 ऐसे, O पे माइनस आ गया, इस पे प्लस आ गया। इस सेंटर को क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इसको क्या बोलोगे? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि कार्बन कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा है। कहोगे इसका क्या फायदा होगा हमें? तो इसका फायदा आपको होगा केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में क्या फायदा होगा बच्चे? तो आप इसमें डालोगे रिएजेंट, रिएक्शन के पर्पस के लिए आप क्या करोगे? इसमें डालोगे रिएजेंट। रिएजेंट दो प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, याद करो। दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक को आप बोलते हो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, जिसको प्यार से इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं, याद आया? अरे, और दूसरे को कहते हो आप न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट, इसी को प्यार से न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं। अब अगर आप एक कंटेनर में लो अल्डिहाइड और उसमें रिएजेंट डालो, तो वो रिएजेंट दो पार्ट में मान लो डिसोशिएट हुआ, एक बना इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा बना न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से परेशान होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कम करना चाहेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें रिएजेंट डालोगे, रिएजेंट के दो पार्ट इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, तो आप बताइए इस कार्बन पे किसका हमला होगा भाई? क्योंकि इस कार्बन पे प्लस है तो न्यूक्लियोफाइल का हमला होगा, और इस पे नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल का हमला होगा। तो आपको वो साइड्स, वो जगह पता चल गई कि किस पे क्या हमला करेगा। बस आप हमला कराइए, बॉन्ड बनाइए, प्रोडक्ट पाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, डॉक्टर इंजीनियर बनिए। अरे, आप जैसे रिएजेंट इसमें डालोगे, न्यूक्लियोफाइल का हमला इस पे होगा, इलेक्ट्रोफाइल का हमला इस पे होगा, बन गया प्रोडक्ट। और पूरे रिएक्शन में यही करना है, बस आपको रिएजेंट का एक कलेक्शन तैयार करना है कि आपके पास रिएजेंट कौन कौन सा है, उस रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है। बस इस पे मेहनत करते रहो। कार्बन कंपाउंड के एक भी रिएक्शन को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ रहे हो? सिर्फ आप रिएजेंट का पता करो कि अगर पानी है तो पानी में क्या होता है? H+ NOH माइनस। अगर हाइड्रोजन साइनाइड है तो H+ NCN माइनस। अल्कोहल है तो RO माइनस H+। आप अमोनिया है तो NH2 माइनस H+। तो आप रिएजेंट लाइए, रिएजेंट का कलेक्शन लाइए, उसको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में तोड़िए, अटैक कराइए, अब बॉन्ड कंपाउंड बनाइए, ठीक है। तो ये है आपका मोड ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ व्हाट? प्योर कार्बन कंपाउंड, ठीक है बच्चों। अब इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ प्योर कार्बन कंपाउंड। तो देखिए, अब आप देखिए इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ प्योर carbonyl compound, that is pure carbon compound. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ प्योर कार्बन कंपाउंड। मेडिकल वाले बच्चों आपसे पूछेगा कि एल्डिहाइड का जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कीटोन का क्या है, अल्कीन का क्या है, अल्काइन का क्या है, हेलोल्केन अल्कीन का क्या है, अल्कोहल का क्या है, ठीक है। तो आप क्या बताओगे? तो जरा देखिए, ये आपके पास क्या है? एल्डिहाइड है। कैसा है बच्चे, प्योर या इम्प्योर? तो आप कहेंगे प्योर। इसका बॉन्ड अगर ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा? O पे माइनस, C पे प्लस। आप इसमें क्या करो? रिएजेंट डालो। रिएजेंट क्या होता है? एक होता है न्यूक्लियोफाइल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफाइल। अब कौन किस पे हमला करेगा? तो
न्यूक्लियोफाइल इस पे हमला करेगा और इलेक्ट्रोफाइल इस पे हमला करेगा। ठीक है, हमला, अटैक। तो क्या मिलेगा बच्चे, RCOH। ये नया बॉन्ड बना दो, देखिए कौन कौन सा। यहाँ पे आया न्यूक्लियोफाइल ने बॉन्ड बनाया और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने बॉन्ड बनाया। ये चेंज आया, तब्दीली आई। क्या चेंज, क्या तब्दीली आप देख रहे हो बच्चे, किसका पाई बॉन्ड एक खत्म हो गया और दो नए सिग्मा बॉन्ड बने। ठीक है, तो क्या आप ये नहीं जानते कि किसी रिएक्शन में रीजन का अगर दोनों पार्ट जाकर ऐड हो गया विदाउट एलिमिनेटिंग एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम सबस्ट्रेट। आप बताओ, अल्डिहाइड को देखो, इसके हाथ पैर सलामत है कि नहीं प्रोडक्ट में। अल्डिहाइड के पास कार्बन कितने हैं, एक, हाइड्रोजन एक, ऑक्सीजन एक, अल्काइल भी एक। ये चारों चीज़ें इसमें बिल्कुल सेफ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये अल्काइल। तो और इसमें सिर्फ ऐड हुआ है कौन, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो वैसा केमिकल रिएक्शन, ध्यान सुनना, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ऐड हो जाए विदाउट एलिमिनेटिंग एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम सबस्ट्रेट। अगर जिस पे आप हमला कर रहे हो उसके इलेक्ट्रोफाइल को, उसके किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को अगर आप नहीं हटा रहे हो और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों को उस पर चिपका दे रहे हो, मतलब उसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो, तो ऐसे रिएक्शन को आप एडिशन रिएक्शन कहते हो। नहीं तो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच all part of reagent, that is electrophile and nucleophile, are added to the substrate without eliminating any atom or group of atom from substrate is called addition reaction. अब प्रॉब्लम ये है बच्चों कि एडिशन रिएक्शन तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। समझे कि नहीं समझे, कौन कौन से? एक को आप कहते हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दूसरे को कहते हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तीसरे को कहते हो फ्री रेडिकल एडिशन। तो ये तो तय है कि यहाँ पे फ्री रेडिकल की बात नहीं हो रही, तो फ्री रेडिकल एडिशन आपका छट गया। अब बचा आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब सवाल ये है कि इस पे जो सिग्निफिकेंट अटैक होगा वो किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का होगा या इलेक्ट्रोफाइल का होगा? जरा ध्यान सुनते हैं, देखते हैं। जरा आप इस कार्बन से पूछिए कि आपकी क्या सिचुएशन है, तो कार्बन कहेगा कि हम बहुत दुख में हैं, बहुत परेशानी में हैं। तो क्या हुआ भाई आपको, तो कहेगा कि देखो हमारे पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे, तो काउंट करे, देखा कि 2 to 4 to 6, सच्ची बात है भाई, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये तो बहुत दुखी है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऑक्सीजन से पूछा तो कहा हमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, इन पे लॉकडाउन का ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। कैसे, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है भाई। पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन है वो टोटल 8 है, 4 पेयर है, 3 लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन इस कार्बन पे जो प्लस चार्ज डेवलप हुआ देखा आपने, तो इसके साथ दुविधा, इसके साथ परेशानी ये है कि इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। नहीं तो अब बताओ, इस कंपाउंड को अगर आप इस पे अटैक भी करा देते तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक कि कार्बन को स्टेबल नहीं करोगे आप, कंपाउंड कंफर्टेबल नहीं होगा, नहीं उस कंपाउंड की एनर्जी कम नहीं होगी, वो संतुष्ट नहीं होगा। तो इसीलिए जो सिग्निफिकेंट अटैक होगा वो न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पे होगा, तभी इस कंपाउंड में नया रूप रंग, नई प्रॉपर्टी डेवलप हो पाएगी। तो दैट्स वाई, तो इसको जो स्टार्ट करेगा कौन करेगा बच्चे, न्यूक्लियोफाइल। तो पहला हमला किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का हमला होगा और उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल का होगा। तो जो रिएक्शन को स्टार्ट करेगा उनके नाम पे नाम दिया जाएगा भाई। तो चूंकि न्यूक्लियोफाइल ने स्टार्ट किया है इसलिए आप इन्हें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहोगे। तो दैट मींस कि द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ प्योर कार्बन कंपाउंड इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रट लेना, इसको याद कर लेना बच्चों कि प्योर कार्बन कंपाउंड, अल्डिहाइड एंड कीटोन, इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नीट वालों बच्चों आपसे डायरेक्ट पूछेगा ये, ठीक है। तो एक फायदा ये हो गया आपको। अब दूसरा ये कि आपसे पूछेगा कि ठीक है ये बताइए, आपके पास अल्डिहाइड एंड कीटोन 2 प्योर कार्बन कंपाउंड है, वी हैव अल्डिहाइड एंड कीटोन,
और आपने कहा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो क्या आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट कंपेयर कर सकते हो अल्डिहाइड एंड कीटोन में? अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्डिहाइड एंड कीटोन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या बताएंगे आप? तो लेट्स सी। अब आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स डिस्कस करना है। आपको यह पता करना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, अल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, तो लेट्स सी। तो ये बोर्ड एग्जाम में भी आएगा बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विच वन इज मोर रिएक्टिव, अल्डिहाइड और कीटोन, एंड व्हाई। एक्सप्लेन करिए, 2 मार्क्स का मिलेगा आपको। नहीं, 2 मार्क्स के ही करके ही आप अच्छे मार्क्स लाते हो भाई। तो देखिए, हमने इसको समझने के लिए जस्ट सपोज करो इनका बॉन्ड तोड़ा, ब्रेक किया, तो आपको मिला RCO पे माइनस, HC पे प्लस, एंड व्हाट अबाउट दिस कीटोन? कीटोन में O पे माइनस आया और C पे प्लस आया बच्चों। गेटिंग और नॉट? अब आप बताइए, आपने कहा है कि इस पे जो सिग्निफिकेंट हमला है, जो स्लो स्टेप में अटैक है, वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा भाई, ठीक है। मान लो न्यूक्लियोफाइल दोहरा आया, दोनों सामने दिख गया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दोहरा हुआ आया, इधर से दौड़ते हुए भाई कि हमें अटैक करना है, अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों मिल गया उसको, तो यहाँ से ही रुक जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा किस पे हमला करे। नहीं, तो ये यहाँ से ऑब्जर्व करेगा, देखेगा इसके प्लस चार्ज को, क्योंकि इसको अपना इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है ना। तो क्या देखा इस न्यूक्लियोफाइल ने कि इसके पास प्लस चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा है और इस पे प्लस चार्ज की इंटेंसिटी कम है। क्यों ज्यादा है अल्डिहाइड पे प्लस चार्ज की इंटेंसिटी, क्यों कम है कीटोन पे प्लस चार्ज की इंटेंसिटी? तो आप देखो बच्चों, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है, कौन? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल को कहते हो आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो आप देखिए, ये समवॉट इलेक्ट्रॉन देकर इसके प्लस चार्ज को थोड़ा कम करेगा, और यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है भाई, तो ज्यादा कम कर देगा ना। तो ये तो इसको तो वहां जाना है जहां इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा होगी, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी कम है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा है, तो पहला हमला ये इस पे अटैक करना चाहेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चे कि अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू कीटोन। अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू व्हाट? कीटोन। क्यों? तो आप कहेंगे कि अल्डिहाइड का जो कार्बन कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन ऑफ कीटोन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्या ये आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये आपके एनसीईआरटी में भी है, 12th वाले बच्चों ध्यान सुन लो। नहीं, कहा गया कि अल्डिहाइड का जो कार्बन कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन का भूखा है एज कंपेयर टू कीटोन। तो न्यूक्लियोफाइल को अगर आना है तो न्यूक्लियोफाइल वहां अप्रोच करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की भूख ज्यादा है, ठीक है। तो अटैक हुआ, एक रीजन आप बताएंगे। दूसरा रीजन ये बताएंगे कि जब न्यूक्लियोफाइल आएगा हमला करने के लिए, तो ये जो 2 अल्काइल ग्रुप है उसके साथ धक्का मुक्की करेगा, उसको घुसने नहीं देगा, डिफिकल्टी क्रिएट करेगा। नहीं, इसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या बोलते हो? स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, रुकावट। तो न्यूक्लियोफाइल जब आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ अप्रोच करने के लिए आएगा, तो ये 2 अल्काइल ग्रुप चूंकि बल्कि है, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउडी तो है भाई, अल्काइल के पास CH बॉन्ड है, वो सब इलेक्ट्रॉन के ही तो बने होते हैं यार। तो जब न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन से भरा आएगा तो ये उसको क्या करेगा? धक्का मुक्की करेगा, रिपेल करेगा। तो वो कोशिश से भले आ जाए यहाँ, लेकिन उसको परेशानी होगी। लेकिन इन केस ऑफ अल्डिहाइड, चूंकि ये पिद्दी सा है, छोटा सा है, वो क्या धक्का मुक्की करेगा भाई? नहीं, तो ये तो उसको इसके रिपल्सिव इंटरेक्शन को इजीली ओवरकम कर सकता है और एंट्री मार दिया। नहीं, तो आपके पास 2 रीजन आ गया ये कहने के लिए कि अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसे? तो आप कहेंगे पहला रीजन कि अल्डिहाइड का जो कार्बन कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, और दूसरा अल्डिहाइड के पास
लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेस क्राउड है, दैट्स वाई अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अगर ये बात आप लिख देते हो तो आपके अकाउंट में 2 नंबर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो ये अब तक जो हमने स्टडी किया है वो प्योर कार्बन कंपाउंड के बारे में स्टडी किया है। अब हमें देखना है बच्चों व्हाट अबाउट इम्प्योर कार्बन कंपाउंड्स। तो आइए सेम कॉन्सेप्ट इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स के अबाउट हमें जानना है। इम्प्योर कार्बन कंपाउंड में भी सबसे पहला पॉइंट होगा इनका मोड ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। मोड ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन क्या है इनका मोड ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, दैट वी विल डिस्कस हियर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपके पास प्योर कार्बन कंपाउंड 2 हैं, इम्प्योर कार्बन कंपाउंड 5 है, जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तो हमें क्या करना होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग कर लेना होगा। अब बचे आपके पास 4, कौन कौन से? एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर एंड एसिडामाइड। इन चारों को हम इम्प्योर के साथ स्टडी करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको अलग से पढ़ना होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की सारी प्रॉपर्टी को अलग से हम पढ़ेंगे। मेन रीज़न ये है कि उनके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है। तो आप जब भी इम्प्योर बोलोगे आप 4 समझना, कौन कौन? एसिडामाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर एंड एसिड क्लोराइड, ये 4। ठीक है, जस्ट सपोज करिए आपके पास है RC≡CL, ये है एसिड क्लोराइड। अगर आप इन्हें रिएक्शन में इन्वॉल्व करोगे, अगर आप इन्हें रिएक्शन में इन्वॉल्व करोगे तो इनका बॉन्ड टूटेगा। अब जब इनका बॉन्ड टूटेगा तो कौन सा टूटेगा? तो देखो बच्चों, आप जैसे ही डिसाइड कर लो कि ये आपका इम्प्योर कार्बन कंपाउंड है तो ये पता करो कि ये इम्प्योर बना क्यों। तो इसलिए इम्प्योर बना कि इसका क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बोनिल कार्बन। तो जिस वजह से आपका कंपाउंड इम्प्योर बना है उनके और कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड आपको तोड़ना होगा हेटेरोलिटिकली बच्चों। तो देखो ये क्लोरीन इस बात के लिए जिम्मेदार है कि आपका कंपाउंड इम्प्योर है नहीं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सीड करी है ना, तो आप इन्हीं के बीच बॉन्ड तोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा? RC≡O पे पॉजिटिव, Cl-, इसको आप कहते हो एसाइलोनियम आयन। ठीक है, तो एसिड क्लोराइड जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उनका बॉन्ड हम कुछ इस तरह से ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे एन ऑब्जेक्शन सर, क्या ऑब्जेक्शन है भाई? तो कहोगे तो ये देखो, ये तो पाई बॉन्ड था ना, आपने पाई बॉन्ड को तो तोड़ा ही नहीं भाई, पाई बॉन्ड वीक होता है, आपने सिग्मा बॉन्ड तोड़ दिया, ऐसे कैसे? तो आपका सवाल पूछना जायज़ है। ठीक है, और अगर आप ये सवाल पूछते हैं कि इसमें जो हमने बॉन्ड ब्रेक किया कार्बन क्लोरीन के बीच, व्हाई नॉट पाई बॉन्ड नहीं, तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल माना जाएगा, क्योंकि आपने एक अच्छा सवाल पूछा है। क्योंकि पाई बॉन्ड वीक है, जब पाई बॉन्ड वीक है तो उनको टूटना चाहिए ना। तो जरा देखिए इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, जरा ध्यान सुनना है बच्चे। ऐसा क्यों हुआ? तो जरा देखिए, एक्चुअली में होगा क्या कि ये एसिड क्लोराइड है, ध्यान सुनिए, और मान लिया कोई न्यूक्लियोफाइल आया इस पे हमला करने के लिए, तो न्यूक्लियोफाइल की नज़र तो पाई बॉन्ड पे होगी, पाई बॉन्ड को देख के ही उसके मुंह में पानी आएगा कि भाई हमें पाई बॉन्ड को तोड़ना है। तो ये गया और इसके पाई बॉन्ड को यूं तोड़ा ऐसे, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि पाई बॉन्ड पहले टूटा। और क्या हुआ? O पे माइनस गया, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे कौन आ गया? न्यूक्लियोफाइल। ये बॉन्ड बन गया बच्चे। इस बॉन्ड के बनने से कौन कौन खुश हैं? 2 स्पेसीज, 2 प्राणी, 2 केमिकल्स खुश हैं। कौन? न्यूक्लियोफाइल और ये कार्बन। अब कहोगे ये कार्बन क्यों खुश है? तो कार्बन के पास पहले 2 सिग्मा बॉन्ड, ध्यान सुनो भाई, कार्बन के पास पहले 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड था, लेकिन अब इस कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड। पहले sp2 था, अब sp3 हो गया।
तो आप जानते हो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है अभी, ठीक है। तो ये कार्बन खुश है और न्यूक्लियोफाइल भी खुश है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास जो नेगेटिव चार्ज था उसको इन्वॉल्व करके इसने बॉन्ड बनाया। क्या आप नहीं जानते कि बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी निकलती है? बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इससे इस न्यूक्लियोफिलिक हमला से दो लोगों को फायदा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल को और कार्बन कार्बन को। एक बेचारे को नुकसान हुआ है। नुकसान किसको हुआ है? ऑक्सीजन को। वो इस बात से दुखी है, इस अटैक से दुखी है कि हमें नुकसान हुआ। अब आप कहेंगे कि इसको कैसे नुकसान हो गया अभी? तो आप पूछिए से ऑक्सीजन से कि भाई आपको कैसे नुकसान हुआ, आप क्यों दुखी हैं, आप क्यों नाराज हैं, आप क्यों परेशान हैं? तो ये बताएगा आप बीती कि क्या हुआ इनके साथ, क्या क्या हादसा हुआ। तो कहेगा देखो, जब मैं एसिड क्लोराइड के साथ था तो हमारे पास दो बॉन्ड थे, दो बॉन्ड का मालिक था मैं, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। और आप तो जानते हैं कि बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी कम होती है। दैट मीन्स कि मैं लो एनर्जी लेवल पे था। ऑक्सीजन आपको बता रहा है मैं लो एनर्जी लेवल था, लेकिन ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसने बदमाशी करी, अपने फायदे के लिए हमारे बॉन्ड को तोड़ दिया, पाई बॉन्ड को तोड़ दिया। और जब ये पाई बॉन्ड टूटा, ये जो पाई बॉन्ड टूट रहा है तो इसके लिए एनर्जी चाहिए ना। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो एनर्जी दे रहा है इसको तोड़ने के लिए, और ये सारी एनर्जी हम में आके स्टोर हो गई और हमारी एनर्जी बढ़ गई है। और जब हमारी एनर्जी बढ़ गई तो हमें तो फीवर आ गया, भाई हम तो बीमार हो गए, अनस्टेबल हो गए। तो अब मैं इसका बदला लूंगा। ऑक्सीजन कह रहा है कि नहीं, हमें ये बर्दाश्त नहीं है, मैं इसका बदला लूंगा। तो सवाल है कैसे बदला लोगे भाई? तो कहा कि देखिए हम कैसे बदला लेते हैं। ये कहा कि हम बैक कॉन्जुगेशन करेंगे और इस Cl को लात मार के बाहर कर देंगे हम, क्योंकि Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, शरीफ है, वो नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त कर लेगा, नहीं वो नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त कर लेगा। तो ये बैक कॉन्जुगेशन करके Cl लिविंग ग्रुप को बाहर कर दिया। जब बाहर कर दिया तो क्या मिला देखिए, RC डबल बॉन्ड ONU, समझे, U, और यहां से कौन गया भाई? Cl माइनस। तो ये बन गया। अब आप अपने रिएक्टेंट को देखो और इस प्रोडक्ट को देखो, तो बॉन्ड कौन सा टूट रहा है? ये वाला। और बॉन्ड कौन सा है? ये वाला। नहीं, तो जो आपका सवाल था वो जायज था, पहले पाई बॉन्ड ही टूटा, लेकिन ओवरऑल अगर देखिए तो वो पाई बॉन्ड टूटने के बाद रीगेन हो गया, तो ये बना। तो आप क्या कह सकते हो? आप कहोगे कि न्यूक्लियोफाइल ने इसके Cl को हटाया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कॉन्सेप्ट आप ऑल 4 इम्प्योर कार्बन कंपाउंड में लगाओगे, ठीक है। तो मोड ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ इम्प्योर कार्बन कंपाउंड आपको समझ में आ गया बच्चे। तो मैंने बताया आपको कि आप उन बॉन्ड्स को ब्रेक करोगे, आप उन बॉन्ड को ब्रेक करोगे जो रिस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदार होगा फॉर इम्प्यूरिटी। तो इसके लिए तो आपको समझ में आ गया, इसको जैसे ही मिलेगा इसको आप तोड़ लोगे, C डबल बॉन्ड O पे प्लस Cl माइनस, आप ढूंढना शुरू कर दोगे न्यूक्लियोफाइल कहाँ है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है फर्दर रिएक्शन के लिए। ये तो पहला था। अब मान लीजिए आपके पास है एसिड एनहाइड्राइड, लेट्स सी दिस इज व्हाट, एसिड एनहाइड्राइड। अब इसमें दो इम्प्योर बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी इम्प्योर है बच्चों और ये बॉन्ड भी इम्प्योर है। किसी एक को तोड़ने की आपको इजाजत है, आपकी मर्जी, कोई सा भी तोड़ दो यहाँ पे, चूंकि सिमेट्री है। अनसिमेट्री होगी तो देखा जाएगा। मान लो ये बॉन्ड को ब्रेक किया हमने, तो आपको मिला क्या इस पे प्लस डबल बॉन्ड O, और दूसरा पार्ट क्या मिला भाई, C डबल बॉन्ड O पे माइनस, ये टूट गया। तो एसिड एनहाइड्राइड हमें जब भी मिलेगा उनको हम कुछ इस तरह से ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक करने के बाद फिर रिएजेंट लेकर आएंगे, उसका इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कराएंगे, प्रोडक्ट बनेगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो अब आप आवाज़ उठा सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड, स्ट्रॉबेरी, वेनिला, ठीक है। और इसका जो बॉन्ड ब्रेक करेंगे इस यहाँ से तोड़ेंगे भाई, तो आपको क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O, C पे प्लस RO माइनस, गेटिंग अ नॉट। बोलो 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 भाई, ठीक है। और फोर्थ आपके पास है सिरामाइड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस बॉन्ड को ब्रेक करिए, ठीक है। C डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव और NH2 पे माइनस। जो तरीका है पढ़ने का अगर आपने वो फॉलो नहीं किया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा हमेशा के लिए आपका वीक पॉइंट बनेगा भाई। जनरली बच्चे कहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परेशानी होती है, नहीं, और वो कहते हैं जो रटने वाले होते हैं।
ठीक है। तो आपको मोड ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन समझ में आ गया होगा बच्चे कि अगर आपके पास इम्प्योर कार्बन कंपाउंड है तो इनके बॉन्ड को हम कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे हम इनके बॉन्ड को तोड़ेंगे, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है आपका है ऑल्सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ इम्प्योर कार्बन कंपाउंड। सेकेंड पॉइंट, general characteristics of impure carbonyl compounds, impure carbonyl compounds, general characteristics reaction of impure carbon compound। तो आप किसी एक को लेकर सोच लो, ये आपके पास है एसिड क्लोराइड, रिएजेंट क्या होता है भाई, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो इसको किसने हटाया, न्यूक्लियोफाइल ने हटाया, प्रोडक्ट क्या बनाया, न्यूक्लियोफाइल। और ये जो E है और ये Cl बॉन्ड बना लिया। तो आपका मेन पार्ट कौन सा ऑर्गेनिक का, ये है, ये तो बाई प्रोडक्ट है। तो आप अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या चेंज देख रहे हो, क्या तब्दीली देख रहे हो। आप देख रहे हो क्लोरीन गया और न्यूक्लियोफाइल आया, तो एक गया एक आया, इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए कौन आया, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और इस लिविंग ग्रुप को हटाया। तो आप इस रिएक्शन को क्या बोलोगे बच्चों, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, न्यूक्लियो, बोलो फिलिक, आगे बोलिए सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन क्या, रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, एनहाइड्राइड एंड एस्टर, तो आपका आंसर होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि वो इम्प्योर नहीं बोलेगा, इम्प्योर उनको नहीं पता, सिर्फ आपको पता है। जो एग्जाम में ही पूछने वाले उनको इम्प्योर नहीं मालूम, गारंटी है, क्योंकि इम्प्योर तो हमारा अपना बनाया हुआ है ना, प्योर इम्प्योर तो उनको तो पता ही नहीं है। तो वो पूछेगा एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर और अमाइड, तो इसके अकॉर्डिंग आप बता दोगे, ठीक है बच्चों। ये अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इसका, वो है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इम्प्योर कार्बन कंपाउंड। ये कई बार आपके नीट में आ चुका है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इम्प्योर कार्बन कंपाउंड। नहीं तो जैसे आपके पास है R C डबल बॉन्ड O Cl, दूसरा आपके पास है R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, तीसरा आपके पास है, तो वी हैव दीज 4 इम्प्योर कार्बन कंपाउंड बच्चों, 1 2 3 4। इन चारों की रिएक्टिविटी ऑर्डर बतानी है आपको टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। तो मान लेते हैं इसको R1, R2, R3 एंड R4, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। नहीं, तो इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट लेकर आइए। एक कॉन्सेप्ट है वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। क्या मतलब हुआ भाई, वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है बच्चों वीकर बेस बेटर लिविंग ग्रुप। तो आप देखिए लिविंग ग्रुप कौन कौन सा है इसका, इसका लिविंग ग्रुप कौन है Cl माइनस, इसका क्या है बच्चे RC डबल बॉन्ड O पे माइनस, इसका है RO माइनस और इसका NH2 माइनस। प्यारे बच्चों अगर आपने ये पता कर लिया कि इन चारों में सबसे बढ़िया बेस कौन सा है, सॉरी सबसे वीक बेस कौन सा है, इन चारों में सबसे वीक बेस कौन सा है, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड होगा वो मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। और जिसका बेस सबसे पुअर है, नहीं निकल रहा है, ठीक है, अगर आपने ये पता कर लिया
तो इसका मतलब ये है कि वो लेस रिएक्टिव है। तो क्या आप इन चारों की बेसिसिटी ऑर्डर बता सकते हो? क्या आप ये बता सकते हो Cl माइनस कार्बोक्सिलेट एनायन RO माइनस NH2 माइनस में किसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा है और किसकी बेसिसिटी सबसे कम है? अगर ये आपने बता दिया तो फिर ये 4 मार्क्स आपके। यही 4 कंपाउंड देंगे और कहेगा अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप क्या बोलोगे, पहले नंबर पे कौन, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन, चौथे पे कौन, डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में? ठीक है, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया है बच्चों, वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। बस आपको ये पता करना है इन चारों की बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगी। अगर आपने ये पता कर लिया कि बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगी तो 4 मार्क्स आपके, ये क्वेश्चन आपका फिर कभी आप नहीं भूलोगे। तो लेट्स सी बच्चों क्या कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको। तो देखो एक तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको अगर बेसिसिटी बताने में परेशानी हो रही है तो एक काम करो, आप इनका कॉन्जुगेट एसिड बना लो, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे एसिड कंपेयर करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। नहीं तो आपको ये 4 मार्क्स चाहिए चाहे जैसे भी हो। ठीक है, आपको डॉक्टर बनना है चाहे जैसे भी बनो। तो एक काम करते हैं, इसका हमने कॉन्जुगेट एसिड बनाया तो HCl बना, इसका बनाया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और ये आपका फेवरेट कंपाउंड है बच्चों, दुकान भी खुल गई है, अल्कोहल, और ये आपके पास है NH3। तो ये 4 हमने इन चारों का कॉन्जुगेट क्या बना लिया बच्चे, एसिड। क्या अब आप इनकी एसिडिटी ऑर्डर बता सकते हो? तो ऑफ कोर्स क्या होगा बच्चे, तो आप कहेंगे HCl सबसे ज्यादा एसिडिक है, ऐसे भी मिनरल एसिड है, ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड। उसके बाद नाम जिसका एसिड है वो आया कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आपका फेवरेट कंपाउंड आया अल्कोहल, और सबसे लास्ट में आया अमोनिया। समझे कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। नहीं, ये मिनरल एसिड है, HCl आयनिक कंपाउंड, टूटा क्या मिला, H+Cl माइनस, H+ दे दिया इसने। अच्छा, ये आप जानते हो कि ये आपके पास है RC डबल बॉन्ड O पे माइनस, O का माइनस यहाँ पे रेजोनेंस में है और इसमें जो O पे माइनस है वो रेजोनेंस में नहीं है, इसलिए इनकी एसिडिटी ज़्यादा है। और आप ये भी जानते हो ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। तो सबसे कमजोर, सबसे निर्जीव, लीन एंड थीन, दुबला पतला कौन हुआ, Cl माइनस, और सबसे तगड़ा बेस कौन हुआ, NH2 माइनस। उसके बाद कौन आया, HO माइनस। उसके बाद क्या आया, RC डबल बॉन्ड O पे माइनस, और यहां से Cl माइनस। तो ये आ गया बेसिसिटी ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। मोस्ट बेसिक आपका NH2 माइनस एंड लीस्ट वन इज व्हाट, Cl माइनस। और आपका कॉन्सेप्ट क्या है, वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। तो सबसे कमजोर बेस कौन हुआ भाई, Cl माइनस। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, पहला R1, उसके बाद R2, उसके बाद R3, उसके बाद R4। अरे समझे कि नहीं समझे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास न्यूक्लियोफाइल आएगा, उसको धमकी दिया, ये Cl खुद ही भाग जाएगा अभी जल्दी से। लेकिन यहाँ पे आसानी से नहीं जाएगा, न्यूक्लियोफाइल को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी इसको इसके घर से निकालने के लिए, इसलिए इनका रेट बहुत स्लो होगा और इनका रेट बहुत फास्ट होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। गेटिंग और नॉट, कुछ फील हो रहा है आपको, कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? थोड़ी ईमानदारी दिखाओ, है ना। ईमानदारी इन द सेंस ये कि अगर आप स्टडी करो नहीं तो टूट के करो। टूट के करने का मतलब ऐसा करो कि लग जाओ उस पर। नहीं, ये हमें सीखना है तो सीखना है, बेईमानी करके मत पढ़ो। नहीं, मैंने देखा है 70 to 80% बच्चे बेईमानी करते हैं, मन की सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ लेते हैं, हाँ ठीक है, या एग्ज़ाम के डर से पढ़ते हैं, इंजॉय नहीं करते। नहीं, साइंस बहुत ही इंजॉयबल सब्जेक्ट होता है, चाहे आप कुछ भी पढ़ो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे इसको, लेकिन उसके तह तक, उनके लैंग्वेज तक आपको पहुंचना पड़ेगा। एक बार अगर आप वहां पहुंच गए तो आप फुल टूर एंजॉय करेंगे, बल्कि आपको नोबेल से ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। नहीं, कुछ पेरेंट्स हमारे पास आते हैं
वो इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा बहुत पढ़ता है, ज़रा इसको संभालिए, रात रात भर पढ़ता रहता है, कहीं ये पागल ना हो जाए। तो वो बच्चा और आप जो बस ऐसे ही यूं ही फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते हो, तो उनमें कोई कंपटीशन नहीं होगा, है ना, वो आपको देख लेगा। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो वो बच्चा जिसकी हॉबी बन गई है केमिस्ट्री पढ़नी, फिजिक्स या बायो या मैथ्स, और उसे जब लड़ने जाओगे तो तोड़ देगा पकड़ के। ठीक है, तो समझ लिया आप लोगों ने। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिम्मेदारी ली है पढ़ने की बच्चों, तो पूरी ईमानदारी से पढ़िए। एक बार रिकैप करते हैं कि हमने अब तक क्या सीखा। कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं? इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, दैट इज कॉल्ड कार्बन कंपाउंड। समझ में आ गया बच्चे? तो आप बताओ कि कार्बन कंपाउंड में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? बोलो बोलो। sp2 करेक्ट आंसर है। ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2, ये भी सही है आपका आंसर। ठीक है, तो कार्बन ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, कार्बन कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, कार्बन ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब बताइए कार्बन कंपाउंड को हमने कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया? 2 में किया। कौन कौन सा? प्योर एंड इम्प्योर। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, प्योर कैसे पता चलेगा आपको? तो कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनसे जुड़े हुए जो 2 ग्रुप हैं एक्स वाई, उनसे एक्सीड कर जाए। बिल्कुल। तो आप बताइए प्योर कार्बन कंपाउंड में कौन कौन से कंपाउंड आपके पास आए हैं जो हमने स्टडी किया है? तो 2 आए हैं सर, कौन से? अल्डिहाइड एंड कीटोन। बिल्कुल सही। ठीक है, अब आइए इम्प्योर कार्बन कंपाउंड आप कहोगे किसको? तो उन 2 एक्स एंड वाई में अगर किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सीड कर जाए या दोनों की भी कर जाए तो हम उसे इम्प्योर कार्बन कंपाउंड कहेंगे। अब आपके पास इम्प्योर कार्बन कंपाउंड 4 है। कौन कौन से हैं बच्चों? एसिड क्लोराइड है, इसी सीक्वेंस में याद रखना, एनहाइड्राइड है, एस्टर है, और क्या है? एसिड अमाइड। ठीक है, ये 4 है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने अलग कर लिया। अगला सवाल आपसे यह है कि आप बताओ बच्चों, अल्डिहाइड एंड कीटोन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? तो आप कहोगे अल्डिहाइड। इसका 2 रीज़न बताइए। पहला रीज़न ये है कि अल्डिहाइड के कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, जबकि कीटोन के कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है क्योंकि उसको ऑलरेडी 2 अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, दूसरी बात कि अल्डिहाइड लेस क्राउडेड है जबकि कीटोन मोर क्राउडेड है क्योंकि कीटोन के पास 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है बच्चों, और अल्डिहाइड के पास सिर्फ 1 अटैच्ड है। ये आ गया। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन मैंने आपको बता ही दिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, फिर इम्प्योर कार्बन कंपाउंड का मोड ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होगा और प्योर कार्बन कंपाउंड का मोड ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होगा, ये आपने सीख लिया बच्चों। फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इम्प्योर कार्बन कंपाउंड, जिसमें हमने डिटेल स्टडी किया, इसको कतई मत भूलना, ये आपको बहुत काम आने वाला है। तो ये एक बुनियाद मैंने आपको बना दी है कार्बन कंपाउंड के लिए बच्चों। नहीं, नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो फुल टूल एंजॉय करेंगे। जो बच्चा इस वीडियो को देख लेगा, 2 बार 3 बार देख लेगा, सारे कॉन्सेप्ट को ब्रेन में फिट कर लेगा, फिर जब मैं नेक्स्ट क्लास में आकर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो आप देखना कैसे फटाफट आप रिएक्शन को कैरी आउट करते हो और फुल टूल एंजॉय करोगे आप इस चैप्टर को, ये गारंटेड है। लेकिन थोड़ा ईमानदारी से पढ़िए आप, ठीक है, और वीडियो को आराम आराम से देखिए, नोट्स बनाइए और आंख बंद करके सोचिए कि हमने क्या सीखा इस 1 घंटे के वीडियो में। हमने क्या सीखा, हमारी लाइफ में क्या तब्दीली आई। कुछ सीखने से तब्दीली आती है बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे इनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूँगा। ठीक है बच्चों, टेक केयर, ईमानदारी से पढ़िए, बहुत बढ़िया होगा। बाय।